है कि भारतीय जनता पार्टी, भाई मैं भारतीय जनता पार्टी या किसी भी भाजपा के नेता को मैं इसलिए कोसने लग जाऊं, क्यों? क्योंकि मुझे घर से बाहर कर दिया। जेटली के विचारों से, उनकी नीतियों से मैं सहमत नहीं हूं। मैं नहीं मानता भैया कि बिहार में सात निश्चय से आप विकास कर सकते हैं। नली गली बनाना किसी राज्य के विकास की नींव हो सकती है क्या? मेरे व्यक्तिगत संबंध, आप मुझे आज उनसे मिलवा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं उनके पांव छूकर सबसे पहले उनका आशीर्वाद दूंगा। भाई उम्र में, रुतबे में, तजुर्बे में, हर चीज में मुझसे बड़े हैं, अनुभव में मुझसे बहुत ज्यादा हैं। तो है भाई, मैं बस इतना बोलूंगा, उपराष्ट्रपति बने, राष्ट्रपति बने, यूएनओ चले जाएं, रशिया के बधाई राष्ट्रपति बन देंगे। जाएं, जो करना है करें, बस बिहार को बख्श दें। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्टीज देख रहे हैं। बिहार की राजनीति पल पल बदल रही है। ऐसे में आज हम याद कर रहे हैं श्रद्धेय स्वर्गीय रामविलास पासवान को, जिनकी कुछ पंक्तियां हम आपको सुनाएंगे। जुल्म करो मत, जुल्म सहो मत, जीना है तो मरना सीखो, कदम कदम पर लड़ना सीखो। ये बातें रामविलास पासवान ने कई दफ़ा इंटरव्यूज़ में, कई दफ़ा मंच से बातें कही हैं। अपने समाज के लोगों को उन्होंने एकजुट रखा। लेकिन अब उनके ही सुपुत्र चिराग पासवान इस वक्त हमारे साथ हैं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सांसद हैं। कल जयंती है संविधान के रचयिता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की। इस बार इस जयंती पर सभी मनाएंगे, आप भी मनाएंगे, आप भी माल्यार्पण करेंगे। मैसेज क्या देंगे, ये बड़ी सवाल है। देखिए, मैसेज जो आपने अपनी शुरुआती लाइनों में ही कहा कि कदम कदम पर लड़ना सीखो, यही मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने निरंतरता में मुझे सिखाया है कि भाई जुल्म करो मत, जुल्म सहो मत, जीना है तो मरना सीखो, कदम कदम पर लड़ना सीखो। मैं भी यही कहता हूँ कि मेरी लड़ाई सत्ता पर राज करने की नहीं है, बिहार पर नाश करने की है। मुझे अगर सत्ता का लालच होता, सत्ता का सुख होता, तो भाई बहुत तरीके की आसान रास्तों को मैं अपना सकता था। आसान रास्ते क्या है? संघर्ष आप लड़ाई ही नहीं लड़ते जैसे थे, कोई दिक्कत ही नहीं। जैसे थे, मैं बिल्कुल वैसा 15 ही, सीटों पर ही समझौता हो जाता बिल्कुल है। 15 भाई, और 15 सीटों पर मैं लड़ता। तो आप जानते हैं कि एनडीए का जो उस वक्त का जो परिप्रेक्ष्य था, उसमें अगर मैं भी अगर साथ में रहता, तो मैं जितनी सीटें 15 दी जाती, तो 12-13 सीटें हम लोग आराम से जीतते, जो जो सामाजिक समीकरण जिस तरीके से बने हुए थे। पर उसके बावजूद अगर मैंने संघर्ष का रास्ता चुना, अकेले चुनाव लड़ने का, और वो भी एक ऐसे समय पर भाई जब मेरे पिता का निधन तुरंत उसी वक्त हुआ था, मेरे लिए तो बहुत आसान था। आप में से भी कोई मुझ पर उंगली नहीं उठाता कि भाई बड़े सीटों की और विजन डॉक्यूमेंट की बात कर रहे थे, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, क्या हुआ 15 सीटों पर आगे, कोई मुझ पे सवाल नहीं उठाता कि मैं कोई प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहा था, क्योंकि उसी वक्त मेरे पिता का निधन हुआ था। पर इन तमाम परिस्थितियों को एक तरफ रखते हुए अगर मैंने ये निर्णय लिया, तो सिर्फ और सिर्फ एक बेहतर बिहार के लिए, बेहतर बिहारियों के भविष्य के लिए यह निर्णय लिया गया। और यही सीख जहां एक तरफ मेरे नेता ने मुझे दी, कल हम लोग जब 14 अप्रैल को ये कार्यक्रम करने जा रहे हैं, यही बातें मेरे नेता के तमाम समर्थक जो बापू सभागार में कल एकजुट होंगे, उनके समक्ष भी यही बातें रखूंगा कि अपने अधिकारों के लिए लड़ना कितना ज़रूरी है, अपने हक के लिए लड़ना कितना ज़रूरी है। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने भी यही कहा था कि शिक्षित हो, संगठित हो और संघर्ष करो। पहले शिक्षा बहुत ज़रूरी है, आपको जानना ज़रूरी है कि भैया क्या है, क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, जानकारी होना ज़रूरी है। वो तमाम जानकारियाँ मौजूदा परिस्थितियों को लेकर कल अपने तमाम कार्यकर्ताओं के साथ साझा की जाएगी। उनको संगठित होने का पुनः आह्वान किया जाएगा कि ज़रूरी है आज की जो परिस्थितियाँ खास तौर पर बिहार में बनी हुई हैं। हम जब शिक्षित होने की बात करते हैं बिहार में, पहले तो शिक्षा का ही हाल देख लीजिए कैसा है, रोजगार का हाल देख लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर का हाल देख लीजिए। आईटी जॉब, आईटी सेक्टर्स है ही नहीं यहाँ पर, कोई इसकी चर्चा भी नहीं करता है, एजुकेशनल हब की कोई बात भी नहीं करता यहाँ पर। तो इन तमाम बातों को लेकर कल चर्चा होगी वहाँ पर। संगठित होकर कैसे आगे का संघर्ष करना है, उसको लेकर दौर बात होगी। बदला है तो हम दौर की बात कर रहे हैं। आपके पिताजी की बात करें, कई दफ़े मैंने भी उनसे बाइट लिया है, कई दफ़े मुलाकात हुई है। तो उनके आने के बाद नारे लगते थे, धरती गूंजे आसमान, रामविलास पासवान। अब नारा बदल गया है। अब नारा लगता है, देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। इस नारे को कैसे देखते हैं जब लोगों के बीच में जाते हैं? आप तो इन दिनों एक जगह सत्तू सान कर खा रहे थे, हमने देखा है। देखिए, ज़मीन से जुड़ा हुआ हूँ। मेरे परिवार ने जिस तरीके के संस्कार मुझे दिए, मेरे बारे में यही सब बातें कही जाती है ना, अरे शहर का है, पढ़ा लिखा है, चांदी के कैसे चम्मच से। चांदी के चम्मच, हाँ राइट, सिल्वर स्पून में पला बड़ा है, ये तो ये तमाम बातें। पर मैं ईमानदारी से मैं बताता हूँ, जो भी मुझे व्यक्तिगत तौर से जानता है, मेरे पिता ने, मेरी माँ ने मुझे जिस तरीके के संस्कार दिए हैं, हमेशा अपनी ज़मीन से उन्होंने मुझे जोड़े रखा। और मैं अपनी बातों में बार बार इस बात को बोलता हूँ, जो मैंने पापा से ही सीखी है। वही बोलते थे कि भारत गांव में बसता है,
जो चुनिंदा शहर हैं जिसकी चकाचौंध में लोग सोचते हैं कि भैया बस यही ज़िंदगी है, पर हकीकत में 90% लोग जो आज की भी तारीख में भारत के गांव में रहते हैं, और बिहार में तो मुझे लगता है 95% लोग हैं आज की तारीख में जो गांव में रहते हैं, और वही हकीकत है, उससे जुड़े रहना ज़रूरी है। तो जो लोग इस तरीके की बातें मेरे बारे में कहते हैं उनको ये जवाब नहीं है, पर यही मेरे संस्कार हैं, यही मेरी हकीकत है। लेकिन चिराग पासवान कितना बदलाव देखते हैं, क्योंकि हम एक आरोप भी अब चिराग पर लगाएंगे। सभी लोग कहते हैं ऑफ द रिकॉर्ड चिराग पासवान की अभी भी बीजेपी से दोस्ती छूट नहीं रही है। हाल ही में हमने देखा अजय निषाद भी पहुंचे थे दिल्ली, आपसे मुलाकात हुई, तमाम बीजेपी के नेताओं से मुलाकात होती रहती है, तो बीजेपी से दोस्ती आपकी नहीं छूट रही है। भाई दोस्ती का आधार क्या होता है? वैचारिक होते हैं ना। आपके विचार, खून से ज़्यादा मजबूत रिश्ता विचारों का होता है, और मेरे केस में तो शायद ये अब तो जग जाहिर हो गया कि खून से ज़्यादा मजबूत रिश्ता विचारों का होता है। जब खून ने परिस्थितियों में साथ नहीं दिया तो ये वैचारिक साथ ही हैं जो आपको आगे लेकर चलते हैं, भले वो वैचारिक संबंध मेरे बिहार की जनता के साथ हों, या फिर आप गठबंधन की बात कर रहे हैं तो गठबंधन में हकीकत है कि भारतीय जनता पार्टी, भाई मैं भारतीय जनता पार्टी या किसी भी भाजपा के नेता को मैं इसलिए कोसने लग जाऊं क्यों? क्योंकि मुझे घर से बाहर कर दिया। ये मेरी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है ये आप भाई। मानते थे कि हाँ घर से तो आपको जाना था? बिल्कुल मुझे जाना था, आज नहीं तो कल मैं खुद उस घर को खाली करता। उस घर पे मेरा कोई और भाई मैं 21वीं सदी का पढ़ा लिखा लड़का हूँ, आई एम अ लॉ मेकर। जब मैं पार्लियामेंट में बैठता हूँ मैं कानून का उल्लंघन नहीं कर सकता हूँ। जब मैं खुद कानून बनाने की पोजीशन में जब मैं बैठा हूँ तो मैं उसके लिए एलिजिबल नहीं था, मुझे आज नहीं तो कल जाना था। बहरहाल वो मेरे लिए चर्चा का विषय ही नहीं है। मुझे उसके बाद उस तरीके से ज़रूर थोड़ा एतराज़ हुआ जिस तरीके से तमाम महापुरुषों की तस्वीरों के साथ मेरे पिता की तस्वीरों को भी सड़क पर फेंका गया, उनका अपमान किया गया, उसको लेकर मैं ज़रूर उस वक्त मैं आक्रोशित था। पर क्या कहते हैं, पर अगर आप ये सोचें कि भाई इस वजह से मैं भारतीय जनता पार्टी या उनके नेताओं को, बिल्कुल जब वैचारिक मतभेद होंगे मैं खुलकर बीजेपी से क्यों दोस्ती, क्यों जेडीयू से बैर? भाई क्योंकि मैं जेडीयू के विचारों से, उनकी नीतियों से मैं सहमत नहीं हूं। मैं नहीं मानता भैया कि बिहार में 7 निश्चय से आप विकास कर सकते हैं। नली गली बनाना किसी राज्य के विकास की नींव हो सकती है क्या? क्या हर पहले घर, तो ये भी नहीं था, पहले तो ये भी नहीं था। भाई ये तो हो जाना चाहिए था। पिछले 16-17 साल आपने किया क्या है? 2005 से आप हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, 5-5 बार आपने मुख्यमंत्री पद की आपने शपथ ली है। आप महागठबंधन के साथ जाते हैं तब आप मुख्यमंत्री बनते हैं, एनडीए के साथ आते हैं तब मुख्यमंत्री बनते हैं, नीतीश जी का प्रधानमंत्री जी का विरोध करते हैं तब आप मुख्यमंत्री बनते हैं, लालू जी के साथ जाते हैं तब आप मुख्यमंत्री बनते हैं। इस कुर्सी के अलावा आपने पिछले 16-17 सालों में, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आपने किया क्या? ये तो हो जाना चाहिए था, ये तो बेसिक नेसेसिटी है। बट मुझे बिगर प्लान बताइए ना, बिगर पिक्चर बताइए। जो पलायन कर कर जो दूसरे लोग 2005 में इन्हीं मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि मेरा सपना है कि पलायन करके जितने बिहारी प्रदेश से बाहर गए हैं मैं उन सबको वापस लेकर आऊं। जो व्यक्ति 16-17 सालों में अपने सपने को पूरा नहीं कर पाया वो बिहारियों के सपने को क्या पूरा करेगा? तो इसीलिए मेरा उनसे ऐतराज़ है, मेरा विरोध है। मैं चाहता हूं कि भैया आप इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की आप बात करें, आप यहाँ पर आईटी जॉब्स की बात करें। संभावना हम रखें कि चिराग पासवान का कभी नीतीश कुमार से संबंध अच्छा हो पाएगा? मेरे व्यक्तिगत संबंध आप मुझे आज उनसे मिलवा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं उनके पाँव छूकर सबसे पहले उनका आशीर्वाद दूंगा। भाई उम्र में, रुतबे में, तजुर्बे में, हर चीज़ में मुझसे बड़े हैं, अनुभव में मुझसे बहुत ज़्यादा हैं। और यहीं पर मेरी शिकायतें शुरू होती हैं कि इतने अनुभवी होने के बावजूद क्या कारण है भैया कि आपके रहते हुए बिहार विकसित नहीं बन पाया? फिर चिट्ठी लिख रहे हैं चिराग पासवान, सुनने में आया है, एक चिट्ठी लिख रहे हैं। मैंने आज ही लिखी है, संभवतः आज मैंने उसको अपने ट्विटर पे मैंने उसको अपलोड भी किया है। और पर उस चिट्ठी का परिप्रेक्ष्य एकदम अलग है। उस चिट्ठी में मैंने मुख्यमंत्री जी से, और पिछले 1.5 साल से मैं उनसे आग्रह कर रहा हूँ, भाई मेरे नेता जिस सम्मान के हकदार हैं आज उनको गए हुए लगभग 1.5 साल हो गए। केंद्र सरकार ने जहां उनको पद्म भूषण से सम्मानित किया, वहीं राज्य सरकार ने पिछले 1.5 सालों में लगातार उनकी अपेक्षा की, उनकी उदासीनता दिखाई मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी को लेकर। हम लोगों ने कई बार उनसे आग्रह किया कि उनकी प्रतिमा बिहार में लगाई जाए, उनके नाम पर एक स्मारक की घोषणा की जाए। भाई गृह प्रदेश है मेरे नेता का, यहीं से ही निकल के केंद्र की राजनीति में उन्होंने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया, और अगर अपने ही प्रदेश में अगर उन्हें सम्मान नहीं दिया जाए, ये कहाँ से ये सही है? तो मैंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को आज पत्र लिखा है, और पत्र के माध्यम से मैंने उनसे आग्रह किया है कि लोक जनशक्ति पार्टी, पहले तो मैंने उन्हें इस बात की जानकारी दी है कि भाई अब हम लोगों ने निर्णय ले लिया है कि हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी की मूर्ति बिहार के हर एक जिले में लगाई जाएगी। ये फैसला लोक जनशक्ति पार्टी ने लिया है, और कल संकल्प के तौर पर हम लोग इस फैसले को हम लोग लेंगे भी। और इसकी शुरुआत सबसे पहले उनकी कर्मभूमि हाजीपुर से की जाएगी। मेरे नेता के जन्म दिवस पर 5 जुलाई को
सबसे पहले हाजीपुर में उनकी वो प्रतिमा स्थापित की जाएगी और उसके बाद उनकी पुण्यतिथि पर जिस दिन उनका निधन हुआ उस दिन उनके पैतृक गांव शहर बन्नी खगड़िया में हम लोग ये उनकी मूर्ति लगाएंगे। और इस दौरान बिहार के हर एक ज़िले में इसमें मैं ज़रूर चाहता हूँ कि अगर अब भी अगर राज्य सरकार को लगे तो थोड़ा सहयोग करें। हम लोगों को जो प्रशासनिक जो एनओसीज़ मिलने में जो हम लोगों को दिक्कत आती है या ज़मीन को लेकर, उसमें अगर राज्य सरकार अभी भी अगर उचित समझती है, 1.5 साल में तो इन्होंने कोई तत्परता, दुख मुझे इस बात का होता है मेरे किसी पत्र का जवाब तक आज तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने नहीं दिया। ये तो एक बेसिक कर्टसी होती है कि भैया कोई आम बिहारी भी अगर आपको पत्र लिखता है तो मुख्यमंत्री कार्यालय से आपको खुद थोड़ी लिखना है, भैया अपने कार्यालय को निर्देशित करना है कि जवाब दे दो, मना ही कर दो। तो आज भी मैंने पत्र में लिखा और उसमें मैंने ये लिखा है कि उम्मीद करता हूँ कि कम से कम जवाब जरूर आएगा, ना भी करें पर जवाब तो दें। ठीक है, अंतिम सवाल आपसे लेते हैं क्योंकि पॉलिटिकल सवाल है। अंतिम सवाल चलते चलते, इन दिनों चर्चा काफ़ी हो रही है। नीतीश कुमार कहते हैं मेरी कोई इच्छा नहीं है कहीं जाने की। आप सुन रहे होंगे तमाम बातों की, क्योंकि अभी आपने कहा कि मैं उनसे सीखता हूँ, मिले तो मैं पाए छू के प्रणाम भी कर लूँगा। तो कहीं इच्छा अब नहीं है जाने की, लेकिन चर्चाएं हो रही हैं कि दिल्ली जाएंगे, ये जाएंगे। ये क्या हो रहा है, क्या कैसे देखते हैं चिराग? जब चर्चाएं नहीं हैं तो स्पष्टीकरण क्यों आता है, मेरी समझ में नहीं आता है। हमारी तो कोई इच्छा ही नहीं है, हम तो कुछ चाहते ही नहीं हैं। फिर आपकी बात होती है छपते मुख्यमंत्री, रहता है, हम आश्चर्यचकित होते रहते हैं। बिल्कुल वो खुद ही आश्चर्यचकित हो जाते हैं अखबारों और मीडिया में सब पढ़ पढ़ के। तो भाई ये खबरों का खंडन करने की आपको ज़रूरत क्यों पड़ती है? आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष को ये कहने की ज़रूरत क्यों पड़ती है अरे यही मुख्यमंत्री बने रहेंगे? तो मतलब कहीं ना कुछ तो है भाई। मैं बस इतना बोलूँगा, उपराष्ट्रपति बने, राष्ट्रपति बने, यूएनओ चले जाएं, रशिया के राष्ट्रपति बन जाएं, जो करना है करें, बस बिहार को बख्श दें। बिहार से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का अब दूर जाना बहुत ज़रूरी है और मैं बधाई, मुझसे जितना बन पड़ेगा इनको राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बनाने में मुझसे जो बन पड़ेगा मैं करूँगा। बिहार से इनका दूर जाना भी ज़रूरी है। देखिए, नीतीश कुमार का बिहार से दूर जाना काफ़ी ज़रूरी है। चिराग पासवान ने कई सारी बातें की हैं, खट्टी मीठी यादों को साझा भी किया है। रामविलास पासवान के साथ बिताए हुए कई पल अभी भी याद रखते हैं और उनसे ही सीख रहे हैं कि जीना है तो मरना सीखो, कदम कदम पर लड़ना सीखो। कुछ यही सारांश रहा इस पूरे इंटरव्यू का। उम्मीद है चिराग पासवान कल से जो शंखनाद करने वाले हैं, उम्मीद है पूरे लोग जो आएंगे कल समर्थन पूरा करेंगे। बिल्कुल 100% कल आप भी रहेंगे वहाँ पर बाबू सभागार करने के लिए सबको तैयार है चिराग अकेले? पूरी तरीके से। अच्छा, चाचा से प्रेम कितना है अभी भी? भाई मेरे चाचा हैं, यकीनन उस नाते भाई बचपन में जिनकी गोदी में खेला पला बड़ा हुआ हूँ। प्रेम अभी भी है, नफरत नहीं है जरूर? भाई देखिए वो व्यक्तिगत संबंध तो रहते ही हैं। मैंने इस चीज़ को मैंने थे तो वो मिलने नहीं आए। हाँ, इस बात का मुझे दुख है भाई। उन्होंने तो स्पष्ट तौर पे ये भी कह दिया कि मेरा उससे कोई चाचा भतीजे का रिश्ता नहीं है, उन्होंने तो कह दिया। बट मैं उन यादों को कैसे अपने दिल से बाहर कर दूं जिनकी गोद में मैं खेला पला बड़ा हूं। तो व्यक्तिगत संबंध जरूर एक तरफ रहेंगे। उनको शायद मेरी कार्यशैली से उनको नाराजगी होगी, मुझे उनकी कार्यशैली से मुझे दिक्कतें रही हैं, वो विवाद अलग है। मैंने पर्सनल रिलेशनशिप्स को प्रोफेशनल रिलेशनशिप के साथ कभी मिक्स नहीं किया, इसीलिए नीतीश कुमार जी के भी प्रति मेरा व्यक्तिगत तौर पर वही सम्मान है। पर हाँ, उन्होंने ज़रूर प्रोफेशनल अपनी रणनीतियों को लेकर मुझसे व्यक्तिगत रिश्ते भी काटे, ये उनकी सोच है। बट मेरे तो चाचा रहेंगे ही ना। चाचा थे, चाचा है, चाचा रहेंगे। इनकी गोद में खेला हूँ, पला बड़ा हूँ, तो आगे बढ़ रहा हूँ। चलिए खैर, इस वार्तालाप को यहीं बंद करते हैं, तो आगे और सवाल निकल के आएंगे। चिराग पासवान को भी बाहर निकलना है और तैयारियों में जुटना है। कल सबके स्वागत के लिए तैयार हैं सभी लोग आएंगे। उसके बाद क्या कुछ ये मन से कहेंगे वो भी देखने वाली बात है, क्योंकि मन से कुछ कहा जो जाता है कहीं ना कहीं उसमें विवाद तो जरूर झलकता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।